विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स स्केल पे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था पिछले वीडियो में लेसन 2 जिसका नाम था गाउस के नियम और गाउस के अनुप्रयोग, उसमें हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक था हमारा समरूप आवेशित अनंत विस्तार का जो तार है उस तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हमने फाइंड कर ली थी। समरूप आवेशित अनंत विस्तार के तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है तार के लंबवत बाहर की ओर होती है। और हमने ये भी देखा था यदि वही समरूप आवेशित अनंत विस्तार का तार ऋणावेशित होगा तब दिशा तार के लंबवत होगी लेकिन अंदर की ओर होगी, जबकि यदि वो तार समरूप आवेशित है और वो धनावेशित है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत बाहर की ओर होगी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है समरूप आवेशित अनंत विस्तार के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सूत्र सत्यापित करना है हमें। समरूप आवेशित का तात्पर्य एक समान रूप से आवेशित, समरूप आवेशित अनंत विस्तार कह लीजिए या अपरिमित का मतलब जिसकी लंबाई निश्चित नहीं है। समरूप आवेशित अनंत विस्तार के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सूत्र, ये आपका पहला गाउस के नियम की एप्लीकेशन का डेरिवेशन है। गाउस के नियम के एप्लीकेशंस की फर्स्ट डेरिवेशन आपका ये है, समरूप आवेशित अनंत विस्तार या अपरिमित लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो देखिए चित्रानुसार ये अनंत विस्तार का एक तार है जिसका एक छोटा पार्ट AB आपने लिया हुआ है और ये तार कैसा है, समरूप आवेशित है। और समरूप आवेशित तार है तो हम मान लेते हैं इस तार का रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश वितरण लैम्डा है। तो हम यहाँ पे थ्योरी में लिखेंगे, माना एक अनंत विस्तार या अंतहीन जिसे हम अपरिमित भी कह सकते हैं, माना एक अनंत विस्तार का समरूप आवेशित तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व। अब रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने अध्ययन किया था कि जब आवेश किसी लाइन पर, किसी छड़ पर, किसी रेखा पर होगा तब उस प्रकार के आवेश वितरण को हम रेखीय आवेश वितरण के द्वारा परिभाषित करते हैं, जिसका रेखीय आवेश वितरण लैम्डा है। तार से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर, मान लीजिए ये तार से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है P, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तार से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब हम विद्युत क्षेत्र की गणना करना चाहते हैं तो हमें गाउस का नियम लगाना पड़ेगा, और गाउस का नियम जब लगाएंगे तो हमें काल्पनिक बंद गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। तो हम क्या करते हैं, देखिए इस तार जो अनंत लंबाई का तार है, इस तार का जो हमने AB पार्ट लिया है, ये इस AB पार्ट की लंबाई मान लेते हैं स्मॉल l। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल r त्रिज्या और स्मॉल l लंबाई के एक बेलनाकार गाउसीय बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। स्मॉल l लंबाई का एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। क्योंकि बेलनाकार आकृति का है तो ये बंद पृष्ठ
की तरह कार्य करेगा। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये बेलनाकार आकृति का है और इसके मिड में से एक वायर गुजर रही है, तो वो वायर है वो समरूप आवेशित है और इसके चारों ओर हमने ये बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कर ली। फॉर एग्जांपल ये इस मार्कर की निब है, तो ये निब जो आर पार होगी ये तो वायर का काम करेगी और इसके चारों ओर जो ये मार्कर का जो आवरण है, जो बाह्य जो पृष्ठ है, ये बेलनाकार पृष्ठ है। तो इस निब को इस पृष्ठ ने घेर रखा है, तो ये गाउसियन पृष्ठ का कार्य करेगा और ये जो निब है ये आपका कार्य करेगी वायर का। तो ये वायर समरूप आवेशित है जो इसके अंदर से गुजर रही है और ये बेलनाकार पृष्ठ है जिसकी लंबाई तो कितनी है स्मॉल एल, इसकी त्रिज्या कितनी होगी स्मॉल आर, सेंटर पॉइंट्स तक की दूरी सतह से। तो हमने एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली जो कि काल्पनिक है। ये आपका गाउसीय पृष्ठ है, गाउसीय पृष्ठ, और गाउसीय पृष्ठ की आकृति कैसी है बेलनाकार। तो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की क्या कर ली कल्पना, जिसकी लंबाई कितनी है स्मॉल एल और जिसकी त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर। तो हम क्या लिखेंगे, तार से स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, इसलिए तार के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या, क्योंकि ये अगर ये डिस्टेंस स्मॉल आर है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी स्मॉल आर, तो ये त्रिज्या कहलाएगी इसकी स्मॉल आर त्रिज्या व स्मॉल एल लंबाई के बेलनाकार बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है। तो ये बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली, इसलिए बंद गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, निर्गत विद्युत फ्लक्स गाउस के नियम से, तो गाउस के नियम से इस बेलनाकार बंद गाउसीय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स क्या होगा फाई ई इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन में एप्साइलन जीरो, और फ्लक्स की वैल्यू होती है क्लोज इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर समीशन क्यू अपॉन में एप्साइलन जीरो, समीकरण नंबर 1। फ्लक्स की वैल्यू क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि पृष्ठ बंद है, इंटीग्रेशन का मतलब कुल, एस का मतलब पृष्ठ, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन में एप्साइलन जीरो। ये आपके पास गाउस के नियम से फ्लक्स आ गया। अब यहाँ क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस है, हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये पूरा बंद जो बेलनाकार पृष्ठ है, जैसे कि हमने इसे माना था, ये 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। एक सामने वाला पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये 2, और एक ये इसके चारों ओर का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ देखिए आप, मैं इसे S1 पृष्ठ मान लेता हूँ, S1 पृष्ठ, इसे मैं मान लेता हूँ S2 पृष्ठ, और इसे मान लेते हैं हम S3 पृष्ठ। जो वक्र पृष्ठ है इसके चारों ओर का, ये तार के चारों का वक्र पृष्ठ, ये S1 पृष्ठ है। ऊपर का जो वृत्ताकार पार्ट है ये वाला, ये S1 पृष्ठ है, और सॉरी S2 पृष्ठ है, और ये जो इसका नीचे वाला वृत्ताकार पार्ट है ये S3 पृष्ठ है। अब हम ध्यान से देखें तो हमने ये देखा था समरूप आवेशित जो तार होता है, उस तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा तार के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो ये समरूप आवेशित तार है और यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत बाहर की ओर होगी। अगर बिंदु P, ये जो बिंदु P हमने यहाँ पे डिनोट किया था, ये बिंदु इस तरफ होता तो अब दिशा तार के लंबवत बाहर की ओर यहाँ होती। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा तार के लंबवत कैसी होगी बाहर की ओर। किसी भी जगह कोई भी बिंदु लीजिए, चाहे बिंदु राइट साइड में हो चाहे बिंदु लेफ्ट साइड में हो, हमेशा समरूप आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत होगी, और वो कैसे होगी तार के लंबवत बाहर की ओर। और ये हमने अध्ययन कर लिया है, इससे पिछले वीडियो में अच्छा तरीके से बिल्कुल डिस्क्राइब करके बताया था मैंने आपको ये। अब देखिए
ध्यान से देखें, तो हमने ये बंद पृष्ठ माना था। अगर मैं इस बंद पृष्ठ पर यहाँ इस वक्र पृष्ठ को सामने की ओर देखूँ तो इसका क्षेत्रफल सदिश मेरी आंखों की ओर होगा। अगर मैं इस वक्र पृष्ठ के इस साइड में खड़ा हूँ इस तरह से, तो इसका क्षेत्रफल सदिश मेरी आंखों की ओर होगा यूँ। यदि मैं इसके वक्र पृष्ठ को यूँ देखूँ, मेरी आंखों की ओर होगा क्षेत्रफल सदिश। तो वक्र पृष्ठ पे आप जहाँ भी खड़े होंगे उसका क्षेत्रफल सदिश हमेशा आपकी आंखों की ओर होगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास उभयनिष्ठ बिंदु ये है। यदि यहाँ पर एक अल्पांश लिया जाए छोटा, इस पृष्ठ का छोटा अल्पांश लिया जाए ds, तो इस ds अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो लंबवत बाहर की ओर होगा। इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि E वेक्टर बाहर की ओर है। हमने इस पृष्ठ पर प्रेक्षण बिंदु यहाँ पर था आपका, प्रेक्षण बिंदु के सामने यहाँ पे एक अल्पांश लिया। इस अल्पांश को अगर मैं देखूंगा इस तरफ खड़ा होकर तो इसका क्षेत्रफल सदिश मेरी आंखों की ओर होगा। इधर ही विद्युत क्षेत्र है तो दोनों की दिशा एक ही दिशा में होगी, थीटा कितना हो जाएगा 0। अब यदि मैं इस ऊपर वाले वक्र पृष्ठ को, ऊपर वाले वर्ताकार पार्ट को, ये जो आपका रेड मार्कर का जो ऊपर वाला वर्ताकार पार्ट है ये, यदि मैं इसको देखूँ ऊपर की ओर, ऊपर से, तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर होगा। तो S2 जो पृष्ठ होगा उसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, ऊपर की ओर, ds2 वेक्टर, ds2 वेक्टर। जबकि तार के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा कैसे है, तार के लंबवत बाहर की ओर। तो S2 पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश है वो ऊपर की ओर है और विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, तो थीटा कितना हुआ 90 डिग्री। ये थीटा 2 है और ये थीटा 1 है। इसके पश्चात ये बेलनाकार पार्ट है, ये वाला बेलनाकार पार्ट, इसको यदि नीचे से देखें तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, नीचे की ओर, लंबवत नीचे की ओर होगा। तो S3 पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश ds3 का है, नीचे की ओर। जबकि इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे है, तार के लंबवत बाहर की ओर। थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री, तो थीटा 3 कितना होगा 90 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बेलनाकार 3 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। तीनों पृष्ठों के लिए हमने थीटा के मान ज्ञात कर लिए। तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो तो प्रत्येक बिंदु पर तार के लंबवत बाहर की ओर होगी, चाहे वो प्रेक्षण बिंदु राइट साइड में हो चाहे वो लेफ्ट साइड में हो। वक्र पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश जो है, ये वक्र पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश, क्योंकि प्रेक्षण बिंदु यहाँ था, हम जब यहाँ खड़े होकर इसको देखेंगे तो क्षेत्रफल सदिश इस साइड में होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ऊपर वाले वर्ताकार पार्ट के लिए क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर होगा और नीचे वाले पार्ट के लिए नीचे की ओर होगा। तो S2 पृष्ठ के लिए ds2 वेक्टर और S3 पृष्ठ के लिए ds3 वेक्टर, E वेक्टर के लंबवत होने का थीटा 2 और थीटा 3 की वैल्यू 90 डिग्री आएगी। जबकि S1 पृष्ठ के लिए ds1 वेक्टर और E वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा का मान क्या आएगा 0 डिग्री, परस्पर समांतर है। तो हम आगे क्या थ्योरी लिखेंगे इसके अंदर, देखिए ध्यान से। माना क्योंकि बेलनाकार पृष्ठ 3 पृष्ठों S1, S2 व S3 से मिलकर बना हुआ है, अर्थात देखिए, नंबर 1 S1 पृष्ठ, नंबर 2 S2 पृष्ठ और नंबर 3 S3 पृष्ठ। S1 पृष्ठ कौन सा है, S1 जो पृष्ठ है वो वक्र पृष्ठ है, जो बेलनाकार पार्ट का वक्र पृष्ठ है चारों तरफ जो होता है वो। S2 पृष्ठ कौन सा है, वृत्ताकार भाग जो ऊपर है, ऊपर की ओर। S3 कौन सा है, वृत्ताकार भाग है और ये कहाँ है, नीचे की ओर। अब इन तीनों पृष्ठों के लिए यदि हमें एंगल डिफाइन करने हो तो हम क्या लिखेंगे, S1 पृष्ठ के लिए जो ds1 वेक्टर है वो पैरेलल है, ये निशान किसका होता है, पैरेलल का, समांतर का।
किसके पैरेलल है, ई वेक्टर के, तो θ1 की वैल्यू 0 डिग्री। S2 पृष्ठ के लिए जो क्षेत्रफल सदिश है ds2 वेक्टर वो परपेंडिकुलर है किसके, ई वेक्टर के, तो θ2 का मान कितना है, 90 डिग्री। S3 वेक्टर के लिए ds3 वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, ई वेक्टर के, तो θ3 की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। ये हमने चित्र में आपको पहले ही समझा दिया है अच्छे तरीके से। तो ये ds1 वेक्टर ई वेक्टर के समांतर होने के कारण θ1 0 डिग्री है। ds2 वेक्टर ई वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो θ2 की वैल्यू 90 है। ds3 वेक्टर ई वेक्टर के फिर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे θ3 का मान कितना है, 90 डिग्री। अतः बाय 1। अब समीकरण 1 से हम क्या लिखेंगे, देखिए समीकरण 1 से इस क्लोज इंटीग्रेशन s वेक्टर को, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, जब हम एक सिर्फ बंद पृष्ठ की बात करते हैं तब क्लोज इंटीग्रेशन आता है, लेकिन जब इस बंद पृष्ठ को हम टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3 भागों में तोड़ दिया, S1 पृष्ठ, S2 पृष्ठ और S3 पृष्ठ, तो जब इसे अलग अलग करके लिखेंगे तो अलग अलग करके लिखने के बाद सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन नहीं आएगा। क्लोज का मतलब होता है बंद पृष्ठ और बंद का मतलब होता है सभी भागों को एक साथ लिखना। और जब हम इसे टुकड़ों में अलग अलग तोड़ के लिखेंगे तो केवल एक अलग अलग पृष्ठ के लिए केवल इंटीग्रेशन ही आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, S1 पृष्ठ के लिए आएगा ई वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर प्लस S2 पृष्ठ के लिए आएगा ई वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर और S3 पृष्ठ के लिए आएगा ई वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर। समीकरण 1 की लेफ्ट हैंड साइड जो थी हमारे पास, उसके पास हमारे पास क्लोज इंटीग्रेशन था और S था, S का मतलब पूरा पृष्ठ है। अब ये पूरा पृष्ठ 3 भागों से मिलकर बना हुआ है, तो S1, S2 और S3, तो S की जगह S1, S2, S3 आ गया। इन S1, S2, S3 पृष्ठ को मिलाएंगे तब हमारे पास एक सिंगल S पृष्ठ बनेगा जो कि बेलनाकार पृष्ठ था, तो बंद हो गया वो। लेकिन हमने इसे 3 भागों में तोड़ दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन नहीं लगाया, ओनली इंटीग्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है और जो वक्र पृष्ठ है वो अलग है। तीनों पार्टों को जोड़ेंगे, जब वो एक पृष्ठ बनेगा तब आएगा क्लोज इंटीग्रेशन। और जब एक बड़े पृष्ठ को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देंगे तब वहाँ से क्लोज हट जाएगा, क्योंकि अभी ओपन हो गए, अलग अलग हो चुके हैं, इकट्ठे नहीं है। इसलिए जब सिंगल सिंगल पृष्ठ लिखेंगे तब सिंपल इंटीग्रेशन आएगा। तो सबसे मेन बात, डॉट के बाद पहले पृष्ठ के लिए ds1 वेक्टर क्षेत्रफल सदिश, S2 के लिए ds2 वेक्टर क्षेत्रफल सदिश और S3 के लिए ds3 वेक्टर क्षेत्रफल सदिश। प्लस क्यों लगाया है? क्योंकि हमने एक पूरे पृष्ठ को 3 भागों में तोड़ा है, इन 3 भागों से मिलकर ये बना है, तो मिलने का मतलब प्लस ऐड आएगा, तीनों पार्ट को जोड़ेंगे तभी एक पृष्ठ बनेगा। और राइट हैंड साइड में समीशन q अपॉन में एप्सिलॉन 0। तो उम्मीद है आपको ये जो लाइन है समझ आ चुकी होगी अब तक। और सबके साथ ई वेक्टर ही आएगा, क्योंकि समरूप आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत एक समान होती है बार की ओर, तो ई का मान एक समान रहेगा। अब इस मैथमेटिकल समीकरण को हमें सोल्व करना है और इसका आंसर अब आपके सामने प्रस्तुत है। तो देखिए आप, मैं स्टेटमेंट यहाँ पे मैथमेटिकल दोबारा लिख रहा हूँ। S1 ई वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर, सॉरी S2 ई वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर, S3 ई वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर, समीशन q अपॉन में एप्सिलॉन 0। डॉट खोलेंगे तो आएगा कोस थीटा, तो ई ds1 कोस θ1, S2 पृष्ठ के लिए आएगा ई ds2 कोस θ2 प्लस S3 पृष्ठ के लिए आएगा ई ds3 कोस θ3, समीशन q अपॉन में एप्सिलॉन 0। चित्र से हम वैल्यू पुट करें तो S1 पृष्ठ के लिए जो θ1 है वो 0 है, तो कोस 0। S2 पृष्ठ के लिए θ2 90 डिग्री है और S3 पृष्ठ के लिए θ3 भी 90 डिग्री है, समीशन q अपॉन में एप्सिलॉन 0। ये चित्र में भी है और जो अभी हमने थ्योरी लिखी थी तो वहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तीनों पृष्ठ के लिए हमने ई वेक्टर पैरेलल ds1 वेक्टर, ई वेक्टर
परपेंडिकुलर ds2 वेक्टर और ई वेक्टर परपेंडिकुलर ds3 वेक्टर, और θ1 0, θ2 90, θ3 90 करके हमने डिस्क्राइब भी कर दिया थ्योरी में। तो देखिए S1 ये आएगा EDS1 इंटू 1, S2 EDS2 0 और S3 EDS3 0 इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। क्यों? क्योंकि कोस 0 की वैल्यू होती है 1 और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ कोस 90 की वैल्यू 0, यहाँ कोस 90 की वैल्यू 0 और यहाँ कोस की वैल्यू 0 की वैल्यू 1। तो आपके पास वैल्यू बचेगी S1 EDS1 प्लस 0 इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। और कुल मिला के फाइनल वैल्यू आएगी आपके पास EDS1 अपॉन इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। आगे देखिए इसी का मैथमेटिकल सॉल्यूशन आगे। यहाँ ई वेक्टर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू समाकलन से इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन होगा 1.ds1 इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। ये कांस्टेंट है। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ds1, जैसे कि x का इंटीग्रेशन एक होता है, एक का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष x होता है, एक का इंटीग्रेशन y के सापेक्ष y होता है, वैसे ही एक का इंटीग्रेशन ds के सापेक्ष s होता है। तो एक का इंटीग्रेशन ds1 के सापेक्ष क्या होगा? s1। ये हमने अध्ययन किया हुआ 11th क्लास में। समीशन q क्या है? एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा बराबर लैम्डा। कैसे? अभी हमने थ्योरी में स्टार्टिंग में डिफाइन किया था कि इकाई लंबाई पर जो आवेश होता है उसे हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो हमने माना था कि तार का रेखीय आवेश घनत्व या रेखीय आवेश वितरण लैम्डा है। इसका मतलब एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा लैम्डा। इसलिए स्मॉल l लंबाई के बेलनाकार पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश। तो एकांक लंबाई पर लैम्डा आवेश है, तो l लंबाई के बेलनाकार पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश कितना होगा? लैम्डा l। और कुल आवेश को क्या कहेंगे? समीशन क्यू। तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पर लैम्डा l। आगे S1 क्या है? S1 आपके सामने S2 था वृत्ताकार पार्ट ऊपर का, S3 था नीचे का वृत्ताकार पार्ट, S1 है वक्र पृष्ठ। तो S1 है बेलन का वक्र पृष्ठ, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो 2πr, r त्रिज्या है, h होती है हाइट, और यहाँ जो बेलनाकार पृष्ठ बनाया था हमने उसकी हाइट l थी, तो ये आएगा 2πrl। तो यहाँ वैल्यू आएगी E इंटू 2πrl लैम्डा l अपॉन में एप्सिलॉन 0। l से l कैंसल, तो वैल्यू आएगी लैम्डा अपॉन में, ये वैल्यू अपॉन में चली जाएगी 2π एप्सिलॉन 0r। ये इसका सूत्र है। यहाँ से एक वैल्यू साफ पता लग रही है कि E जो है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो आपके सामने ये जो व्यंजक है, ये व्यंजक है समरूप आवेशित अनंत विस्तार के तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यह है अनंत लंबाई के समरूप आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, और उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। साथ ही साथ रेखीय आवेश घनत्व या रेखीय आवेश वितरण लैम्डा के क्या है? समानुपाती। E समानुपाती लैम्डा, E व्युत्क्रमानुपाती r। हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो r मीटर में और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम में,
तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि जो तीव्रता है वो दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे तीव्रता घटेगी। और यदि हम ग्राफ प्लॉट करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और रेखीय आवेश वितरण लैम्डा में, रेखीय आवेश वितरण का फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर Q/ml, तो मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर। तो देखिए दूरी का तो संबंध व्युत्क्रमानुपाती फॉर्म में ग्राफ बन गया, लेकिन लैम्डा के साथ क्या संबंध है, समानुपाती का। तो यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का लैम्डा के साथ संबंध देखें तो ग्राफ ना तो ये समानुपाती का ग्राफ आएगा, क्योंकि ई समानुपाती लैम्डा होता है। तो ये आपके पास दो ग्राफ हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन आरेख और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय आवेश वितरण लैम्डा के साथ परिवर्तन आरेख। ये कंप्लीट है। इसी फॉर्मूले को, जहाँ मैं स्टार लगा रहा हूँ, इसी फॉर्मूले को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं बाय स्टार। हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा अपॉन में 2πε0r। यदि इस फॉर्मूले को मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो ये फॉर्मूला बनेगा 2 लैम्डा अपॉन में 2 दूनी 4, तो 4πε0r। 1 अपॉन में एप्सिलॉन 0 क्या होता है, 1 अपॉन में एप्सिलॉन 0 क्या होता है, k। तो फॉर्मूला क्या रूप लेगा देखिए, E बराबर 2 ये रहा, और 1 अपॉन में एप्सिलॉन 4πε0, इसे क्या लिख देंगे k, तो 2k, 1 इंटू 2 लैम्डा, तो 2 की जगह 2 है, और ये 1 अपॉन में 4πε0 से क्या लिख सकते हैं k, इंटू में क्या आएगा लैम्डा, तो 2k लैम्डा अपॉन में r। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब आपके पास न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में आप लोगों को लैम्डा या आर दिया जाएगा और आपको ई फाइंड करना होगा, या आपको ई दिया होगा लैम्डा फाइंड करना होगा, या ई दिया होगा आर फाइंड करना होगा। तो यहाँ से जब हम वैल्यू हल करेंगे तो यहाँ हमें एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पुट करनी होगी 8.854 इंटू 10⁻12, और ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपॉन में आने के कारण वैल्यू थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी हल करने के लिए। तो मैंने इसे के में कन्वर्ट कर दिया, और के की वैल्यू हमारे पास आसान है 9 इंटू 10⁻9, तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो कई बार न्यूमेरिकल्स में हमें चेक करना पड़ता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने से न्यूमेरिकल तुरंत हल हो सकता है। तो मैंने देखिए क्या किया, जो ये फॉर्मूला था इसे 2 से ऊपर से गुणा भाग किया, 2 दूनी 4 हुआ, तो 4πε0r, ऊपर पड़ा है 2 इंटू लैम्डा, गुणा में मैंने 1 लगा दिया, तो 1 अपॉन में 4πε0 की वैल्यू क्या बनेगी k, इंटू में 2 लैम्डा, तो 2k लैम्डा अपॉन में r। ये भी आपके सामने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, समरूप आवेशित अनंत विस्तार के तार के कारण। तो आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम मिलते हैं समरूप आवेशित अनंत विस्तार की अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और उसका व्यंजक। धन्यवाद आप सभी का।